बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। जुमे का मुबारक दिन है, आप सब लोगों को जुमा मुबारक। और इसके साथ साथ मुबारकबाद तो एक और चीज़ की देनी है, लेकिन कल से सोशल मीडिया पर जो हाल हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रही है। खेल है, हार जीत होती रहती है और उसको फिर आपको खुले दिल से तस्लीम भी कर लेना चाहिए। लेकिन इंडिया की तरफ से कल का जो रद्द अमल देखा जा रहा है सोशल मीडिया पर, मैं जिस तरह से देख रही हूँ, और अभी तो मैं देख रही थी टीवी पर जिन लोगों ने फाइनल मैच की टिकटें खरीद रखी थी वो लोग अपनी टिकटें बेच रहे हैं, इंडियंस। क्या अब उनको मैच में कोई इंटरेस्ट ही रहा, वो बैठेंगे ही नहीं और वो बस वहाँ से जा रहे हैं। खैर, आगे चल के हमने ज़रूर कल के मैच को भी डिस्कस करना, और अब एक बड़ा मुकाबला जो संडे को होने जा रहा है उस पर भी हम बात करेंगे। प्रोग्राम का हमने बाकायदा आगाज़ करना है। पहला सेगमेंट है एक दिन एक नेकी। आज का पैगाम आप तक पहुंचाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जिस माशरे में और जिस समाज में रहते हैं, हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने आसपास का ख़्याल रखें। ये ज़िम्मेदारी फ़कत रियासत की या हुकूमत की नहीं होती, बल्कि हर फ़र्द की और हर शख्स की ज़िम्मेदारी होती है कि वो जितनी भी इस्तिताअत और जितनी भी ताकत रखता है वो अपने माशरे का ख़्याल रखे। इसी को हम भाईचारा कहते हैं। यानी भाईचारे से मुराद सिर्फ़ ये नहीं कि मर्दों का ही ख्याल रखना है, बल्कि भाईचारे से मुराद ये होता है कि माशरे में कोई भी सिन्फ़ है, मर्द है, औरत है, कोई बच्चा है, कोई बड़ा है, कोई बूढ़ा है, कोई भी है, किसी भी तकलीफ़ में है और किसी भी मुसीबत में है, तो हमें चाहिए कि हम उसकी मदद करें। आप देखिए कि मुसलमानों के बाहमी ताल्लुक़ के बारे में कुरान मजीद इन्नमल मुमिनूना इख्वा कहता है कि इसमें कोई शक नहीं कि मोमिन आपस में भाई भाई हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम फरमाया कि मुसलमान मुसलमान का भाई है। यानी इस तरह भाई है कि उसकी इज़्ज़त मुसलमान भाई की इज़्ज़त होती है, और इसी तरह उसका माल, उसकी दौलत, उसकी औलाद, सब कुछ उसके लिए भी इसी तरह काबिल एहतराम है कि जिस तरह उसका अपना माल और अपनी औलाद और अपना सब कुछ होता है। तो ये बात तो सिर्फ़ मुसलमान तक हो गई, लेकिन इस्लाम इस बात की भी तालीम देता है कि आपके माशरे में सिर्फ मुसलमान तो नहीं रहते, वहाँ पर गैर मुस्लिम भी रहते हैं। तो गैर मुस्लिमों का भी हक़ इसी तरह हम पर होता है जिस तरह एक मुसलमान का हक़ होता है, इसलिए कि वो भी इंसान है और इंसान ही की दर हकीकत कद्र है, मंज़लत है और उसकी इज़्ज़त है। वलक़द कररमना बनी आदम, कुरान पाक कहता है कि हमने बनी आदम को इज़्ज़त वाला बनाया, तकरीम वाला हमने बनाया है। तो इसलिए किसी इंसान की तौहीन नहीं होनी चाहिए, बल्कि अगर कोई अपना भाई, अपने माशरे में रहने वाला और अपने समाज का कोई फ़र्द अगर किसी तकलीफ़ में मुब्तला होता है, तो हम इस बात के ज़िम्मेदार हैं कि हम अपने भाई का ख्याल करें, इसलिए कि कल क़यामत के दिन इसके बारे में भी सवाल होगा। कोई शख्स भी कभी भी बरी ज़िम्मा नहीं करार दिया जा सकता। यानी अगर एक शख्स के पास पैसा है तो वो अपने पैसे से माशरे की खिदमत करता है, अगर किसी के पास इल्म है तो वो अपने इल्म से खिदमत करता है, अगर किसी के पास वक्त है तो वो अपना वक्त देकर माशरे और समाज के रहने वालों की खिदमत करता है। तो ये जो भाईचारा है, ये दर हकीकत मदद का नाम है, ताउन का नाम है। यानी आप अपने भाई की, अपनी बहन की, अपने हमसाए की, अपने दोस्त की, बुज़ुर्गों की आप मदद करते हैं। अगर कोई नेकी का और अच्छाई का काम करना चाहता है तो आप उसका ताउन करते हैं। अगर किसी को अपनी ज़ात के लिए भी मदद और ताउन की ज़रूरत है तो आप उसकी मदद के लिए आगे बढ़ते हैं। ये बात याद रखिए कि दुनिया में इसका अज्र इंसान को मिलता है, लोग इंसान की इज़्ज़त करते हैं, तकरीम करते हैं और नेकनामी इंसान कमाता है। लेकिन एक शख्स की, एक इंसान की मदद और ताउन और उसको किसी मुसीबत और तकलीफ़ से बाहर निकालना, इसका खुदा के यहाँ बड़ा अज्र है और बड़ा सवाब है। तो ये था आज का मैच के फ़ौरन बाद जिस तरह से सोशल मीडिया पे हमने लोगों को देखा, लेकिन कुछ मुझे कल अफसोस भी हो रहा था इंडियन मीडिया पर जिस तरह से, मतलब आपके प्लेयर्स हैं, ठीक है, बहुत बुरी कारकर्दगी रही, तो हार जीत
जीत जो है वो खेल का हिस्सा रहता है, थोड़ा सा तो दिल बड़ा कर ले। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं जी, इमरान यूनुस और इरफान मलिक ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? और ये अभी जो मनाजिर दिखा रहे थे कल के, आपने सोशल मीडिया पर, इमरान भाई आपसे आगाज कर लेते हैं, ऐसा बहुत कुछ देखा होगा। देखिए जी, बहुत ज़रूरी है, और स्पेशली अगर आप सोशल मीडिया के हवाले से बात करें तो कोई भी इंसिडेंट अभी पूरी तरह हुआ भी नहीं होता और मीम्स उसकी जो है वो पहले तैयार हो जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इतने लोग जो हैं वो एक्टिव, क्या प्रो एक्टिव हैं सोशल मीडिया पर, और इंडिया के साथ सोशल मीडिया पर ये होना ज़रूरी था। वो इस वजह से क्योंकि पहला जो सेमीफाइनल है T20 का, जो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का हुआ, उसमें जब पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को जो है वो शिकस्त दी, उसके बाद इंडियन मीडिया और जो इंडियन सोशल मीडिया था वहाँ पर जो मीम्स चली उसमें ये था कि न्यूजीलैंड जो है वो पाकिस्तान के साथ खेलते हुए भीगी बिल्ली बन जाता है और जानबूझकर हारते हैं। अच्छा। उनका सोशल मीडिया जो है वो पूरा इस चीज़ से भरा हुआ था कि जब न्यूजीलैंड इंडिया के साथ खेलता है तो शेर बनते हैं और जब पाकिस्तान के साथ खेलते हैं तो भीगी बिल्ली बनते हैं। लाइक उसका क्रेडिट भी न्यूजीलैंड को दिया जा रहा था। और अगर इस सेमीफाइनल के हवाले से बात करें, बल्कि इस वर्ल्ड कप के हवाले से बात करें T20 के हवाले से, तो इंडियन जो टीम है और इंडिया जो मीडिया है वो काफ़ी प्राउड नज़र आ रहा था। आप उनके यूट्यूबर्स देख लें, वो यही कह रहे थे कि ये कप तो हमारा है। लेकिन अब वो देखें, अगर अब वो बेचारे वहाँ पर टिकटें वापस जो है मेलबर्न में बेच रहे हैं कि कोई $10 की टिकट ले ले, वापस ले ले, हमने वापस जाना है। अब ये हालात हुए। इंग्लैंड की टीम के हवाले से बात करें तो उसके बारे में मशहूर है कि ये हमेशा बड़े मैच की बड़ी टीम है, ये हमेशा बड़ा स्कोर करती है। लेकिन अगर चूँकि कल जो पाकिस्तान का फाइनल होने जा रहा है और इंग्लैंड के साथ होगा, और अगर उसकी भी बात करें तो इंग्लैंड की जो बैटिंग लाइन है, तो अभी कोई आ ही नहीं रहा, वो संडे को, अभी तो कल के नशे से नहीं लोग निकल। इंग्लैंड की जो बैटिंग लाइन है वो पाकिस्तानी बॉलिंग से डरती है, और हालांकि जो उसकी बॉलिंग है वो उसके आगे पाकिस्तानी बैटिंग जो है वो अक्सर ज़्यादा मजबूत नज़र आई है। ये माजी का रिकॉर्ड है। और अगर कल के मैच के बारे से बात करूं तो शहर भर में बेशतर तकरीबात और इवेंट जो है वो मनसूख कर दिए गए हैं। कल तो 2-3 इवेंट जो हैं वो खुद मुझे कॉल्स आई और उन्होंने ये कहा कि जी कल हम मैच की वजह से अपने मेजर इवेंट जो हैं वो ख़त्म कर रहे हैं, बट अगर वो एजुकेशन से रिलेटेड है या स्पोर्ट्स से रिलेटेड। सही, यानी मैच को इतना लोग जो है वो टाइम दे रहे हैं और संडे का दिन लोगों के लिए लाहौर ही कम अज़ कम इतना वेट कर रहे हैं। अच्छा, और सबसे ज़्यादा मुझे ये चीज़ नज़र आती है, फैमिलीज इकट्ठी होकर बैठ जाती हैं मैच देखने के लिए, बड़ी स्क्रीन्स लग जाती हैं मुख्तलिफ जगहों पर, ऐसे ही है, तो इस तरह से इंजॉय करते हैं। इरफान, कल के मैच के हवाले से ना, अगर सच पूछे तो कल के मैच में मुझे दुख हुआ इंडिया के हारने का। वो अच्छा। दुख हाँ बिल्कुल, वो इस वजह से हुआ क्योंकि मैं इंतज़ार कर रहा था कि संडे को इंडिया के साथ मुकाबला होगा और उसमें हम जीतेंगे, वो मजा आएगा इंडिया को हराने का। इंडियन खुद नहीं चाह रहे थे कि पाकिस्तान के साथ उनको पता चल चुका है पाकिस्तानी टीम जो है वो इस वक्त जो छाई हुई है, और इनके जैसे जितने मर्जी आ जाते सामने तो वो ढेर ही होंगे इंशाल्लाह। और इसमें मैच के दौरान जो मीम्स की आपने बात की तो उसमें मुझे वो लगान मूवी इनकी याद आ गई। उसकी टीम अगर खिला लेते शायद वो जीत जाते। मार कचरा मार वो कचरा शचरा ले ये अपनी टीम ले आए, वो भी कचरा से बुरी थी कि एक प्लेयर ना उनका आउट कर सके। देखें कि 10 और इरफान पठान का ट्वीट आपने देखा होगा कि जो कह रहे कि पाकिस्तान ग्रेस से नहीं पहुंचा, ऐसे ही है ये अब भाई आप जितनी ग्रेस से पहुंचे हैं वाकई कोई नहीं पहुंच सकता है। और कल इरफान पठान का अपना जो है वो ट्रेंड बना रहा, वही तो कह रही हूं, सोशल मीडिया के ऊपर, जहाँ पे बाकी इंडिया और न्यूजीलैंड जो थी, इंग्लैंड जो थी, ये ट्रेंडिंग में थी, वहीं पे इरफान पठान अलग से जो ट्रेंडिंग में था, क्योंकि हर बंदा उनकी जो मीम्स अलग से बना रहा था। ऐसे ही है, ऐसे ही है। वो वाकई उन्होंने अब ग्रेस की बात कर दी तो इतनी ग्रेस कहाँ से पाकिस्तान लेकर आए, जितनी ग्रेस से इंडिया पहुंच गया। नहीं, वो बड़ी ग्रेस से वापस आ रहे हैं। खैर, हमने अब कुछ बड़े मैच को ऑब्वियसली, जैसे इमरान भाई ने कहा कि अब एक बड़ा मुकाबला होने जा रहा है, लोग अपने प्लान इवेंट जो है वो कैंसिल करके मैच के लिए तैयारी कर रहे हैं। सो हमने आगे चल के बात करनी है और इंशाल्लाह कल हम पूरा सेगमेंट ही इस पर रखेंगे। अभी फिलहाल टॉप स्टोरीज की तरफ बढ़ते हैं। पहली खबर, गुजरात को सप्लीमेंट्री ग्रांट देने के लिए कोरोना फंड जारी, पंजाब काबीना की फंड के इस्तेमाल की बाकायदा इजाजत। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में आटा एक बार फिर नायाब, शहरी आटे के हुसूल के लिए ख्वार, हुक्काम खामोश। भाटी गेट बहाली मंसूबे पर काम शुरू, मंसूबे पर 1 अरब 63 करोड़ 70 लाख रुपए लागत।
और आईजी का इजाफी चार्ज कंवर शाहरुख के हवाले। लाहौर पुलिस को 6 रोज बाद भी कानूनी सरबराह न मिला। खबरों की डिटेल्स की तरफ आएंगे ब्रेक के बाद, आप हमारे साथ ही रहिएगा। खुश आमदीद आपको एक बार फिर से कहेंगे जी। अपनी खबरों की तरफ बढ़ेंगे। आज की पहली खबर है जी, कोरोना के फंड भी गुजरात में खर्च होंगे। काबीना ने इसकी मंजूरी दे दी है। पंजाब हुकूमत ने कोरोना मरीजों के लिए मख्तस शुदा 6 अरब रुपए का ब्लॉक फंड तरक्याती मंसूबों को देने की इजाज़त दे दी। चलिए, कोरोना नहीं था तो यहाँ डेंगू की सूरत हाल आपके सामने है। लोग यहाँ परेशान हैं कि मुफ्त अद्वियात ना दें। मुफ्त अद्वियात यहाँ पे टेस्ट नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे अस्पतालों में बेड्स अवेलेबल नहीं हैं, व्हील चेयर अवेलेबल नहीं है। लोग बेयारो मददगार हैं और यहाँ पर गुजरात के तरक्याती काम हो जाएं। वो तरक्याती काम किसके लिए हो रहे हैं, मुझे सिर्फ ये बता दें इमरान भाई। देखें जी, जहाँ तक मेरी राय है, इसमें काबीना की कोई गलती नहीं है। काबीना को ये मंजूरी जो है वो दे देनी चाहिए थी। इसमें जो नाअहली है वो महकमा हेल्थ की है। अगर इस खबर की हम माजी में इसकी डिटेल देखें तो जो लास्ट ईयर गवर्नमेंट थी वो किसकी थी, वो पीटीआई की थी। लास्ट ईयर भी ये जो कोरोना के फंड्स रखे गए थे जो कि तकरीबन 6 अरब रुपए थे, ये भी सरेंडर कर दिए गए थे महकमा हेल्थ की जानिब से। इस बार भी ये फंड जो है वो सरेंडर किए जा रहे थे, वो भी महकमा हेल्थ की जानिब से सरेंडर किए जा रहे थे कि जी हमने तो खर्च ही नहीं किए, खर्च नहीं हो पाए हमसे, यूटिलाइज नहीं कर पाए, यूटिलाइज हमने नहीं कर सके इसको किसी भी तरीके से, तो अब इसको सरेंडर करना है। उन्होंने कहा भाई सरेंडर क्यों करना है, आप ऐसा करें कि गुजरात और उसके साथ कुछ दीगर इजला हैं, उनकी डिटेल जो है वो दीगर इजला उन्होंने बताई कि आप इन इजला में जो मिसिंग फैसिलिटीज़ है उस पे लगा दें। हाँ, उसमें सबसे ज़्यादा जो हिस्सा रखा गया है वो नो डाउट गुजरात का रखा गया है और वो बनता भी था। क्यों? क्योंकि वज़ीर आला वहाँ का है। जब आप ये उस्मान बुज़दार साहब आए थे तो ये क्या करते थे, ये जनूबी पंजाब अपने सारे इलाके को इन्होंने जनाब बेहतर कर दिया। तो जो भी वज़ीर आला आता है उसकी पहली कोशिश यही होती है कि मैं अपने हल्का, जो मेरा हल्का है, उसको बेहतर करूं। ठीक है, हम कब से सुन रहे हैं गुजरात में इतने काम हो रहे हैं, अब आपको कम से कम हेल्थ के पैसे तो कहीं अच्छी जगह पे लगा लेकिन इन्हें करना क्या चाहिए था, ये फंड्स तब आप गुजरात या दीगर इजला में करते जब लाहौर में हेल्थ की फैसिलिटीज जो हैं वो बेहतर होती। यहाँ पर मशीनें जो हैं, आए रोज हम सुनते हैं मशीनें खराब हैं, आए रोज सुनते हैं मरीज बेचारों को पैनाडोल तक जो है वो नहीं मिल रही। खैर हॉस्पिटल को छोड़े, यहाँ मार्केट में नहीं मिल रही, ठीक है ना। लिफ्ट्स ख़राब हैं और मुख्तलिफ जो मिसिंग फैसिलिटीज़ है जिनमें जैसे आपने बताया कहीं बेड जो हैं वो नहीं है, व्हील चेयर्स हैं वो नहीं है। अगर लाहौर में तमाम तर सहूलियात जो हैं वो पूरी कर दी जाएँ, फ़राहम कर दी जाएँ सरकारी हॉस्पिटल्स को, उसके बाद ये फ़ंड जो है वो आप इधर उधर कर दें। चूँकि आपकी सियासत का महवर जो है वो लाहौर है, किसी भी पार्टी की मैं बात करूँ, वट एवर PTI है, काफ है, नून है, पीपल्स पार्टी है, इनके हवाले से अगर बात की, लाहौर को गढ़ समझा जाता है हर हवाले से कि जो लाहौर से जीता है उसकी छाप जो है बाकी पूरे सूबे पर या मुल्क पर भी बैठती है। तो इनको चाहिए था कि पहले लाहौर में सूरत हाल को देखते, चूँकि दूर दराज से लोग सिर्फ लाहौर आते हैं। वो तो आपने पंजाबी की कहावत और सुनी होगी ना, कहते हैं डॉक्टर ने जवाब दे दिया और वो कहते हैं इन्हें नहीं बचना ने लाहौर ले जाओ। वो इसीलिए कहते हैं कि वो लाहौर को समझते हैं कि इसमें बहुत बेहतरीन सहूलियात जो हैं वो मौजूद हैं, लेकिन जो सहूलियात हैं वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इरफान को भी पता है कि किस कदर का रुख मोड़ दिया गया है सारे का सारा गुजरात की तरफ। इरफान ना वो क्यों ना करें, वो देखिए वज़ीर आला गुजरात जो हैं, और आप ये ना समझे कि वो पूरे पंजाब के वज़ीर आला है। पंजाब पूरे के वज़ीर आला होते तो आपका जनूबी पंजाब जो डूब चुका था सैलाब से, उनकी मदद के लिए ये लोग कुछ करते। बयानबाजी बहुत की गई कि हमने 14 अरब रुपया का उसका फंड दे दिया, कर लिए ना। अच्छा, अब असल इसके अकाउंटेबिलिटी ये है कि आपने ये 6 अरब रुपए के जो फंड आपने कहा कि कोरोना के फंड थे इधर लगा दें, ये जितना फंड लग चुका है, ये आप मैं ये 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये तमाम का तमाम फंड जो है ये वहाँ पे यूटिलाइज नहीं होगा। इसके अंदर बड़े बड़े घपले होंगे, इसको चेक करने की ज़रूरत है। और ये चीज़ें आपको अब नहीं पता लगेंगी, जब ये हुकूमत ख़त्म होगी, नई हुकूमत आएगी, फिर वो आपको बताएगी कि गुजरात में किस कदर जो है वो बेज़ाब्तगियाँ हुई, फ़ंड्स किधर किधर गए, फ़ंड्स के कहाँ कहाँ पे घपले हुए। क्योंकि आप देखिए तमाम तर फोकस जो है, वो कहते हैं ना नोटों की बोरियों का मुँह खोल दिया गया है, ये सारा कुछ गुजरात के लिए है। पंजाब जो आपको पंजाब का सबसे बड़ा जो ज़िला आपका लाहौर, सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू आपको जनरेट करके दे रहा है वो आपको लाहौर जनरेट करके दे रहा है। उसके बावजूद आप लाहौर का ये हाल है कि लाहौर की
आप सड़कें देख लें, लाहौर के गली मोहल्ले देख लें, लाहौर के जो प्रोजेक्ट्स थे जो चल रहे थे उनकी सूरत हाल देख लें। कभी आप मेट्रो स्टेशन के ऊपर जाके देखें तो उसके आपको बुरे हालात नज़र आएंगे। आप मेट्रो बसेस जो जाके देख लें, इनके टायर जो है ये इनकी बसों की हालत बुरी नज़र आएगी आपको। वो क्यों नज़र आएगी? क्योंकि ये वो तमाम प्रोजेक्ट थे जो शहबाज शरीफ ने शुरू किए थे, उनकी गवर्नमेंट ने शुरू किए थे। इस वजह से उन प्रोजेक्ट की तरफ ध्यान ही नहीं। अरबों रुपया आवाम का लगा, आवाम के टैक्सों के पैसे से लगे। ये सिर्फ इस वजह से उसके ऊपर वर्किंग नहीं कर रहे क्योंकि वो जो है वो मुखालिफ पार्टी की जो दौर के अंदर वो बनाए गए। भाई उन्होंने बनाए लेकिन पैसा तो अवाम का है, पैसा तो यहीं पे है, अवाम तो यहीं पे है, उनके ऊपर काम करें। वो नहीं करेंगे। वो तमाम कुछ जो है वो अब गुजरात के लिए होगा। और मैं इसमें तमाम इदारों से अगर ये दरख्वास्त करूँगा कि आप ये पैसे इनको दे दें वहाँ पे, लेकिन काम हो वहाँ पे। अगर हॉस्पिटल बनेंगे तो लाहौर पे जो प्रेशर होता है, आपके सर्विसेज हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल, जना हॉस्पिटल, जो आपके PIC है, ये जितना बर्डन होता है, अगर तमाम जो अजला हैं वहाँ पे अगर आप हॉस्पिटल अपने बेहतर कर लें, सहूलियात अगर बेहतर कर लें, तो लोगों को यहाँ पे आके धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है। और लाहौर का जो लाहौर के शहरियों का जो हक है वो भी उनसे नहीं लिया जाएगा। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन हमें अभी जो फिलहाल जैसा कि वो इरफान ने कहा कि बोरियां जो हैं उनके मुंह खोल दिए गए नोटों की और वो रुख कर दिया गया गुजरात की तरफ। सो अभी तो यही सिलसिला नज़र आ रहा है और यहाँ पर चाहे सेहत सहूलियात नहीं है, यहाँ पर चाहे आवारा हाल है, कोई देखने वाला नहीं है। सो फिर वज़ीर आला गुजरात ही कहना बेहतर होगा। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे हमारे साथ। अच्छा जी, अब आ जाते हैं भाटी गेट मंसूबे पर, जिस पर काम शुरू। मंसूबे पर 1 अरब 63 करोड़ 70 लाख रुपए लागत आएगी। हर रोज़ एक मंसूबा। अभी 3 दिन से मुसलसल शहर में पार्किंग के जो मंसूबे बनाए जा रहे हैं, एक दिन दाता दरबार पार्किंग और एक दिन हमने डिस्कस किया कि जी शहर के 3 पॉइंट पे मेन पार्किंग बनाई जाएगी। अब जी भाटी गेट मंसूबे पर काम शुरू। अब ये मंसूबे, मुझे तो यही सिर्फ लगता है कि बता दिया जाता है मीडिया को कि ये काम होंगे। यहाँ पर सियासी अदम इस्तेहकाम इतना है कि किसी को, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, सेहत सहूलियात का नहीं पता। तो ये मंसूबे सिर्फ बता दिए जाते, इतने पैसे खर्च होंगे, इतनी लागत आएगी, कब शुरू होंगे, कौन करेगा, कब मुकम्मल होंगे, तख्ती किसकी लगेगी, कुछ पता नहीं होता। चलें जी, आप बात तो आप ठीक कर रही हैं कि पता नहीं कब मुकम्मल होते हैं, या रुक जाते हैं, या पुरानी गवर्नमेंट जाती है, नहीं आती है, वो रोक देती है। लेकिन इन मंसूबों का जिसमें ये ऐलान किया जाता है कि इस मंसूबे की बहाली होगी या ये प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा और इसके लिए इतने अरबों रुपए, इतने करोड़ रुपए जो हैं वो रखे गए हैं, इसका फ़ायदा एटलीस्ट जो इदारों के सरबराहान होते हैं, जो इजलास के शुरा होते हैं, उनको तो होता है ना। किसी को तो फ़ायदा होता है ना। अगर अंदरून सिटी के हवाले से हम बात करें कि लाहौर की पहचान की सबसे बड़ी वजह जो है वो हमारा वॉल सिटी और अंदरून लाहौर है, और उसमें अभी बहुत काम होने वाला है, हो भी रहा है और बहुत काम होने वाला है। हाँ, स्लो ज़रूर है और मे बी उस एरिया की वजह से जैसा वो एरिया है, काम चल भी नहीं सकता ना। आप दिन के टाइम किसी भी टाइम जाके देख लें, 4-5 बजे तक वहां से आप गुजर नहीं सकते। और अगर अब ये मंसूबे पर काम शुरू हो गया है, सुस्त रफ्तारी से काम रहता है, अल्लाह अल्लाह करके शेरामाला गेट का काम जो है वो थोड़ा बहुत मुकम्मल हुआ, अदरवाइज वहाँ जाना ही जो था वो पॉसिबल नहीं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। वॉल सिटी के इर्द गिर्द बिल्कुल आपको वहाँ पर आप बाइक पे भी नहीं जा सकते, जो सूरत हाल वहाँ पर होती है। लेकिन अभी भी जो वहाँ पर तारीखी इमारतें हैं या तारीखी जगह हैं, स्पेशली अगर हम इसी की बात करें, भाटी गेट का जो बहाली का मंसूबा है, ये आज का नहीं, ये एक अरसे से इन्होंने सोच रखा है और अब जो है वो इसकी मंजूरी जो है वो भी दी गई है कि कोई 1 अरब और 63 करोड़ रुपए जो है वो इस पर खर्च होंगे। आप देखें कि भाटी गेट के हवाले से हम बात करें, वहाँ पर भी आपको हर वक्त ट्रैफिक जो है वो चौकी नज़र आएगी, क्योंकि अगर आपने वॉल सिटी की शहर में आप दाखिल हुए और उसके बाद आपने अगर वॉल सिटी की तरफ जाना है तो मेन रास्ता जो है वो आपको वही लिंक करता है, और उसके बाद अगर आपने शहर के अंदर आना है, मेन सिटी में आना है, तो भी आपको वही चौक जो है वो मिलेगा। उसकी बहाली की अशद ज़रूरत थी, लेकिन बिल्कुल नो डाउट जैसे ये इजलास हुआ है, अब हम उम्मीद करते हैं कि जितने ज़्यादा फ़ंड्स इसके रखे गए हैं या जिस तेज़ी से इसका इजलास जो है वो मुनक्किद हो रहे हैं, इस तेज़ी से काम भी हो और कंप्लीट भी हो, ताकि ना सिर्फ लाहौरियों को बल्कि जो वॉल सिटी के रिहायशी हैं उनको भी सहूलत जो है वो मैसर आ सके। बिल्कुल जी, इरफान क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल ना, देखिए ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि भाटी गेट का जो प्रोजेक्ट जो है चल रहा था, हम अरसा दराज से सुन रहे थे। आप देखें कि बहुत से आपके जो लाहौर के जो दरवाजे हैं
उनके ऊपर रेनोवेशन का काम हो गया, उसकी बहाली का काम हो गया। भाटी गेट का काम पता नहीं कैसे बहाली का काम हुआ है। मैंने तो जब गई है वहाँ इश्तेहारात की भरमार देखी है, तारों का जाल गिरा हुआ देखा है। अगर बहाली के काम करके आपने उसके हुस्न को ये बात आपकी बिल्कुल नहीं, वो बिल्कुल सही कह रही हैं आप। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि उसकी तामीर की। आप देखिए भाटी गेट जो है वो काफ़ी खस्ता हाल हो चुका है, इतने सालों से वो बने हुए हैं। बाकी जो गेट जिनकी मरम्मत हुई, जैसे लोहारी गेट की मरम्मत हुई, जैसे जो शालम गेट की मरम्मत हुई, इनकी मरम्मत के बाद क्या हुआ कि वहाँ पे तजावज़ात जो हैं, असल इशू ये तजावज़ात का है आपका, जिससे जैसे आपने बात की कि तजावज़ात वहाँ पे ख़त्म नहीं होती, गैर कानूनी तामीरात तो हैं ही हैं, प्लाजे बने हुए हैं। ये चीज़ें जो हैं जब आप इसको बेहतरी की जानिब लेके जाएंगे, आप जैसे आपने कहा कि प्रोजेक्ट शुरू कर देते हैं, पता नहीं बनते हैं नहीं बनते, लेकिन इसमें अच्छी चीज़ ये होती है कि चलें उसके ऊपर बात तो शुरू हुई, उसको करने का प्लान तो बनाया गया। इरफान आप ये देखें ना, बिजनेस हब है हमारा ये, बिल्कुल बिजनेस शहर। सो यहाँ पर अगर काम लटका रहेगा तो कितने लोग फिर परेशान रहते हैं इस दौरान। वो बात ठीक है आपकी, लेकिन जब ये काम हो रहा है, जैसे हमने बात की कि लोहारी गेट की इन्होंने रेनोवेशन की, तो लोहारी गेट की रेनोवेशन के दौरान भी वहाँ से लोग गुजर बसर होता रहा। ये नहीं होता कि उस एरिया को मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया जाएगा। जैसे आपने बात की कि बाहर शेरावाला गेट के करीब जो वो बन रहा था, फ्लाईओवर बन रहा था, उसमें अल्लाह अल्लाह करके उसका काम मुकम्मल हुआ, नहीं तो उधर जाना अजाब था। वो चीज़ सेपरेट है, वो सड़क के ऊपर है, सड़क पे वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। जैसे गुलाब देवी का हुआ, इसके अंदर जब ये बन रहा था तो काफ़ी मुश्किल थी कि हर बंदे को फिरोजपुर रोड इस्तेमाल करने के लिए जो है वो मुश्किलात का सामना करना था। हम ऑफिस आने के लिए मॉल्टन का रूट जो यूज़ करते थे। ये जो चीज़ ये सिर्फ गेट की मरम्मत होगी, गेट के और उसके आसपास के जो एरियाज़ हैं, जैसे उसकी बैल्कनीज़ हैं या बाकी एरिया जो है उसको रेनोवेट करना है, उसके ऊपर इतना पैसा लगेगा, उसके लिए ये काम किया जाएगा, उस पर थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन ये अच्छी चीज़ है, इसको वॉल सिटी अथॉरिटी जैसे बाकी बेहतर काम कर रही है। आपने शाही किले की हुसन देखा होगा, उसको काफ़ी बहाल किया गया। बहुत सी ऐसी यहाँ पर मेरा एक छोटी सी राय जो है वह लाजमी देना चाहूँगा। देखें आप अंदरून के जो भाटी गेट हैं या जो भी उनकी बेहतरी कर रहे हैं, लेकिन अंदरून शहर में जो सबसे ज़्यादा और सबसे ज़रूरी काम करने वाला है ना, वो ये है जो तारीखी इमारत हैं वॉल सिटी के अंदर, जिनमें लोग रिहाइश पजीर हैं, हाँ, जो कि मानसून में गिर भी जाती हैं और जिनको आप सिर्फ एक नोटिस दे देते हैं कि वो खाली कर वो उनकी मुंतकली के लिए आपको कुछ करना चाहिए। 400 के ऑल्टरनेट रिहाइश, 400 के करीब इमारतें हैं जिनके आपको जाने बचानी चाहिए, पहले उसके बाद आप खूबसूरती की तरफ हंसता हाल है। असल में वो लोग भी जो हैं वो भी वहाँ से जो शिफ्ट नहीं जाने को तैयार नहीं, जाने को तैयार नहीं। असल इशू यही है। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, हमने नाज़रीन एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आते हैं वापस हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक। और पता नहीं क्या मजाक किया जा रहा है, हर 10 दिन बाद आपको पता चलता है शहर में आटा नायाब हो गया। ऑल्दो कीमतों में इजाफा भी चल रहा है, शहरी आटे के हुसूल के लिए ख्वार हैं। और ये उन लोगों की बात कर रही हैं जिन्होंने हर रोज़ खरीद के हर रोज़ रोटी बनानी है, सब्जी खरीदी है। वक्त बहुत कम है, एक कमेंट चाहिए बस। देखिए जी, दो चीज़ें हैं। पहली बात तो यह है कि आप ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो है वो रोकें, और दूसरी बात यह है कि शहर में जितनी भी शॉप्स हैं उनको आप फूड ग्रीन लाइसेंस जो है महकमा खुराक का, उसका पाबंद बनाएं कि वो ख़रीदें और उनको दें। और तीसरी बात ये है कि जो ये महकमा खुराक को मुख्तलिफ कॉल्स आती हैं ना बड़े बड़े लोगों की कि जी फ़लाने को आटा दे दें, फ़लाने को लाइसेंस दे दें, जो कि इलीगल है, इस चीज़ को असल में रीज़न ये है। इरफान, मुझे आपसे IG के इजाफी चार्ज के बारे में पूछना है। मुझे बता दें ये सिलसिला भी क्या ऐसे ही चलता रहेगा और अवाम बेयारो मददगार रहेगी अगर सरबराही नहीं होगा? ना, बिल्कुल ऐसे ही होगा, क्योंकि आपने जो पुलिस है इसको इतना आपने सियासी कर दिया है कि हर काम सियासी। अब वज़ीर आला पंजाब के पास और कोई काम नहीं है, वो ये देख रहे हैं कि CCP लाहौर जो है जिसको मुअत्तल कर दिया गया है, 7वां रोज़ है, हाँ। उसको हम रोक लें और उसको हम IG लगवा लें। IG कह रहा है मुझे जाने दें, IG को जाने नहीं दिया जा रहा, उसको जो जाने जिसको भेजा जा रहा है वो जा नहीं रहा। और ये तमाम सूरत हाल इसी तरह रहेगी। सियासत की नजर रहेंगी, चाहे वो सेहत के मामलात हैं, चाहे वो फिर अमनो अमान के मामलात हैं, पुलिस के मामलात हैं, या फिर हमने शहर में बुनियादी अशिया की ज़रूरतें जो हैं या उनकी फराहमी की हमने जो बात की है, चाहे वो आटा है, चावल है, इसी तरह से आवाम परेशान रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। नाज़रीन, हमें चलना है एक ब्रेक की तरफ, हेडलाइंस होंगी, फिर आपको ज्वाइन करते हैं।
वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको शो में खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में कुछ हम प्रॉपर्टी से रिलेटेड आप लोगों के लिए आसानियां पैदा करेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं शहर लाहौर तेज़ी से बदल रहा है। सो अगर कुछ हम प्रॉपर्टी सेगमेंट की बात करें, लोगों के लिए अब बड़ा मुश्किल हो गया है कुछ ख़रीदना, और इसके लिए हम देखते हैं कि ज़मीन.com जो है आपके लिए बहुत ज़बरदस्त अमेजिंग ऑफर्स भी लेके आता है, कुछ आसानियां भी पैदा करता है, कुछ आप डिफरेंट इनके पास ऑप्शंस मौजूद हैं जो कि आपको गाइड कर देती हैं कि आपको किस तरह से आगे चलना है। सो न्यू ट्रेंड्स को फॉलो करते हुए आप किस तरह से बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। ज़मीन.com अपने सारिफीन के लिए किस तरह से आसानियां पैदा करे। आज के शो में हम बात करेंगे। चौधरी लईक इफ्तिखार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सेल्स डायरेक्टर ज़मीन.com है। अपने मेहमान को वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र। अच्छा, कुछ मुझे बेसिक आइडिया बताइएगा। ज़मीन.com किस आइडिया के तहत आप लेकर आए, करना क्या चाह रहे थे और अब कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? Basically, it started as a portal in 2006, and it is the idea of Zishan Ali Khan, Imran Ali Khan, and Haider Ali Khan. These are the three people. There was a gap in the market, और उस gap को पूरा करते हुए they come to Pakistan with this idea. और उस पर देखा गया कि पहले लोगों में एब्जॉर्प्शन लेवल नहीं था, लोग प्रिंट मीडिया की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस करते थे। फिर ऐसा सबक गुजरा, इस वक्त तो पूरा ही अब देखते हैं कि सोशल मीडिया की तरफ ही चीज़ें हैं। लोग कुछ देखें ना देखें, जबकि फेसबुक और चीज़ें इस तरह की चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। सो इन 2015 हम लोगों ने बेसिकली वी स्टार्टेड सेलिंग द प्रोजेक्ट्स, सेल्स एंड मार्केटिंग, एक्सक्लूसिव सेल्स एंड मार्केटिंग हम लोगों ने शुरू की। और उसमें हम लोगों ने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स लिए। सबसे पहले हम लोगों ने आइकॉन वैली, दैट वाज ऑन द रावी रोड, क्वाइट अवे फ्रॉम द लाहौर, इट वाज 18 किलोमीटर अवे ऑन ठोकर। एंड व्हेनेवर यू गो वर्टिकल, तो वहाँ आपका हॉरिजॉन्टल लैंड बहुत एक्सपेंसिव होना चाहिए। ये दूर था वहाँ, लेकिन देयर वर मोर देन 500 प्रॉपर्टीज देयर। सो अल्हम्दुलिल्लाह वी टेल द पीपल दैट यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, रिंग रोड आ रही है, मोटरवेज आ रही हैं, और आपकी कनेक्टिविटी, इट विल द न्यू सेंटर ऑफ लाहौर इन द फ्यूचर इन कमिंग 5 to 10 years। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त ऑल प्रॉपर्टीज वर सोल्ड आउट, एंड उसके अंदर ऑक्यूपेंसी बहुत अच्छी है, रेंटल यील्ड्स बहुत अच्छी हैं। उसके बाद उनके हमने 8 से 9 प्रोजेक्ट्स किए। उसके बाद वी जस्ट Springs and a lot of other developments, because Lahore was not vertical. कराची को देखा जाए, इस्लामाबाद को देखा जाए, तो वहाँ लोगों को अपार्टमेंट्स में रहने की आदत थी। लाहौर में था योर ऑन लैंड योर ऑन स्काई। सो व्हाट इज बेसिकली इट इज़ बाय ज़मीन के लोगों के अंदर ये शऊर पैदा किया कि लाहौर पंजाब में भी वर्टिकल प्रॉपर्टीज, हाई एंड प्रॉपर्टीज बनाई जा सकती हैं। और अब हम देख रहे हैं वो ट्रेंड डेवलप। अल्हम्दुलिल्लाह लॉट ऑफ वर्टिकल प्रॉपर्टीज आर कमिंग इन लाहौर। सही। सो इसके लिए अब वो लोग जो कि इन्वेस्टर्स हैं, जो लोग खरीदना चाह रहे हैं, अब अट्रैक्शन क्या है, किस तरह से आगे चल के उनके लिए फ़ायदा हो सकता है? इस पर देखिए, हमारे जो एक्सपर्ट्स पाकिस्तान के बाहर जाते थे, वो पाकिस्तान आते थे, तो डेफिनेटली अगर आप कोई घर खरीदते हैं तो उसमें आपको सिक्योरिटी के लिए बंदा रखना पड़ेगा, पीछे चोरी वगैरह का डर होते हैं, चीज़ें होती हैं। सो दे ऑलवेज ट्राई कि जैसी हमें लिविंग दुबई में मिलती है, लंदन में मिलती है, US कनाडा में मिलती है, इस तरह की कोई अपार्टमेंट बिल्डिंग्स हों जिसमें यू हैव ऑल द एमिनिटीज लाइक क्लब, जिम, सिनेमा, स्विमिंग पूल, स्वाना, सिक्योरिटी, एवरीथिंग, एंड दे जस्ट पे सम मेंटेनेंस चार्जेस एंड दे गेट ऑल द सर्विसेज अंडर वन रूफ। सो उस चीज़ को देखते थे, हाई एंड अपार्टमेंट्स बनाए गए। वो गुलबर्ग के एरिया, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट का एरिया है, DHA के एरिया है, कंटोनमेंट एरियाज़ हैं। वंस वी कम टुवर्ड्स द नहर की साइड पे आते हैं, जोहो टाउन की तरफ आते हैं, एक्सपो सेंटर्स की तरफ आते हैं, तो यहाँ जब ये एरियाज बनाए गए तो जब मेन पर्पज ये था अफोर्डेबिलिटी। व्हेनेवर द फैमिली स्प्लिट्स, तो आजकल इट्स सो डिफिकल्ट फॉर अ सैलरीड गाय टू हैव हिज ओन हाउस, बिकॉज लैंड इज सो एक्सपेंसिव। एक 5 मरले का प्लॉट ही तकरीबन 10 से 12 मिलियन का आता है किसी भी जगह पे मिनिमम प्राइस, और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 5 to 7 मिलियन। तो इसका मतलब कम से कम 20 मिलियन, 2 करोड़ रुपया आपकी सेविंग होगी तो आप घर बना सकते हैं। सो द कंसेप्ट ऑफ द अपार्टमेंट लिविंग, सपोज अभी हम लोगों ने आइकन बीच रिजॉर्ट एक लॉन्च किया, और आइकन 101, 102 था, उसमें ये था वी हैव अ 5 years प्लान एंड अ 10 years पेमेंट प्लान, और पोजेशन इन द केस ऑफ 5 years प्लान इज इन 3 years, एंड इन द केस ऑफ 10 years प्लान इट इज इन 5 years। सो इट इज बिकम वेरी इजी फॉर द पीपल कि आपने एक 5 मिलियन का कोई अपार्टमेंट लिया है अपने लिए, आपने उसकी 30% डाउन पेमेंट कर दी, 10-15 लाख की सेविंग हर बंदे के पास होती है। देन यू गेट अ पेमेंट प्लान फॉर 10 years, तो आप 18-20 हज़ार रुपया महीना, 30 हज़ार रुपया महीना, दिस मीन्स 500 to 1,000 rupees a day, anyone can afford it। so the people start planning their own apartment कि चले आज एक इन्वेस्टमेंट करते हैं, 3, 4, 5, 10 साल में इसकी हम पेमेंट करेंगे, देन वी विल मूव इनटू दैट एरिया। क्योंकि इस वक्त इन्फ्लेशन इतनी हाई है कि आपने अपना घर शुरू किया, स्टील, सीमेंट, यू नो, हर चीज़ इतनी महंगी हो रही है कि आप कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये एक सेविंग हो जाती है और वो आप हेज कर लेते हैं उस इन्फ्लेशन के अगेंस्ट।
अभी देखिए जी, इससे एक और बड़ा जो चीज़ पैदा हुई जब हम लोग अपार्टमेंट बिल्डिंग्स की तरफ आए हैं, तो 40 इससे रिलेटेड डिपार्टमेंट जिसमें आप कहते हैं मिस्त्री, मजदूर, ठेकेदार, कारपेंटर्स, इलेक्ट्रीशियन, एवरीवन गेट अ जॉब। एम्प्लॉयमेंट पैदा हुई है जिसकी वजह से माशाल्लाह दिस इज गुड फॉर द कंट्री। नहीं, बहुत अच्छी चीज़ है ये तो। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि ज़िंदगी भर पैसे इकट्ठे करके अगर कोई ज़मीन खरीदी तो एंड पे पता चलता उनके साथ फ्रॉड हो गया है। सो आप किस तरह से लोगों को ये सिक्योरिटी भी दे रहे हैं कि एटलीस्ट सेफ रहेंगे उनके पैसे? देखिए पता होता ये है कि मैंने ये मैं किसी की डीलर्स वाले के लिए कोई अगेंस्ट ही कह रहा है कि नॉर्मली पीपल डोंट बेसिकली चेक द कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन। बिल्कुल, ये कस्टमर के एंड से भी गलती है। कस्टमर के एंड पे होता है बेचारे, उनको भी इतना पता नहीं होता, जिंदगी भर की हाँ। सेविंग है, अपनी पहली प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। तो हमारे पास एक पूरा लीगल डिपार्टमेंट है, हम लोग पूरी ड्यू डिलिजेंस करते हैं, उसकी एक एक डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई करते हैं, उसकी सारी अप्रूवल्स। सपोज अगर बिल्डिंग है तो वो एलडीए के अप्रूवल के अलावा उसके अंदर अलाइड जिसपे आपका वासा है, आपका लेस्को है, आपका एनवायरनमेंट है, टीपा ईपा, एक एक उसकी क्वालिफिकेशन चेक की जाती है। डेवलपर्स को देखते हैं कि डेवलपर्स की क्या इतनी स्ट्रेंथ है कि क्या वो बिल्डिंग बना पाएंगे, क्या उनकी ऐसी क्वालिफिकेशन है। फिर हमारी कोशिश ये होती है कि सेल्स एंड मार्केटिंग इंस्टीट्यूट हमारे पास है, तो ऐसे लोगों से वो उसकी कंस्ट्रक्शन कराएं जो कि प्रोफेशनल हो, ताकि क्वालिटी उसकी मेंटेन रहे। फिर हम ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन भी हमारा क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू डिपार्टमेंट है, हम लोग कंटिन्यूसली हर महीने बिल्डिंग के विजिट्स करवाते हैं कि जो चीज़ें इन्होंने कमिट की थी, सीमेंट वही लग रहा है, स्टील वही लग रहा है, आपकी बाकी जो बिल्डिंग मटीरियल है क्या उसी क्वालिटी के लग रहे हैं जो कमिट किए थे। बिकॉज देखिए जी, कल को वंस द पीपल शिफ्ट, अगर हमने अपनी जैसे जमीन की एक क्रेडिबिलिटी बनाई, लोगों को पता है अगर ये कह रहे हैं तो सही होगा, तो हम अपनी क्रेडिबिलिटी कभी डिस्टर्ब नहीं होंगे। हमारे पास बहुत डेवलपर्स आते हैं जी, हमारा ये डेवलपमेंट आ रही है, वी जस्ट चेक के विच इज द बेस्ट डेवलपर फॉर द पीपल हु विल डिलीवर ऑन टाइम एंड हु विल बी एज पर कमिटमेंट वो चीजें देंगे। बिल्कुल। अच्छा जी, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए इफ आई वांट कि मुझे कुछ खरीदना है प्रॉपर्टी अपने मेरे पास पैसे हैं, सो हम हमेशा वेट करते हैं कि थोड़ा सा रेट नीचे आ जाए। अब हमारे पास तो ये ट्रेंड चल रहा है, डॉलर महंगा हो रहा है, गोल्ड महंगा हो रहा है, पेट्रोल महंगा हो रहा है। सो एक वो इन्वायरमेंट जिसको आप थोड़ा सा वो कहना कि आपके लिए फ्रेंडली हो, कब आपको पता चले कि अच्छा जी प्रॉपर्टी के रेट नीचे आ रहे हैं, सो लोग वेट कर रहे होते हैं इस चीज़ का। अच्छा, इसमें आपको बताऊं, ये whenever you buy a property you always feel कि शायद मैंने थोड़ी महंगी ले ली है, दोबारा जिंदगी में आपको वो चांस कभी दोबारा वो रेट नहीं मिलता। यानी हम बचपन से सुन रहे थे कि प्रॉपर्टी महंगी है, प्रॉपर्टी महंगी है, आज तक उसके ऊपर मल्टीपल्स ही देखे हैं। जो आज से 20 साल पहले 1 लाख रुपए की चीज मिलती थी, आज वो 1 करोड़ में। यू टॉक अबाउट द DHF प्लॉट्स, यू टॉक अबाउट द बिल्डिंग, यू टॉक अबाउट द अपार्टमेंट्स। सो इसमें है क्योंकि हाइपर इन्फ्लेशन है, डबल डिजिट नंबर है, 30%, 40%। डॉलर आपका देखें 80 रुपीज से 110, 120, then 220, 240। सो आप उसको, लोग गोल्ड ले लेते हैं, लोग डॉलर ले लेते हैं। द बेस्ट थिंग इज अ प्रॉपर्टी जिसमें आप हेज कर सकते हैं, जिसमें एक तो आपकी चीज़ वाइट है, आपके सामने खड़ी है, आप स्टॉक एक्सचेंज में लगाते हैं, डर होता है कल को डूब गया कि तो हम क्या करेंगे। और की चीज़ आ गई, आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के अंदर अगर लगाते हैं, डॉलर्स वाला लेके रखते हैं, तो बिकॉज इंटरनेशनल फ्लक्चुएशंस आती हैं, ग्लोबल क्रंचेस आती हैं। प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज़ है कि जब भी आप खरीदेंगे आपको गेन ही मिलेगा। मैं डिपेंड करता हूँ कि हम लोगों ने जब 2015 में प्रोजेक्ट सेलिंग शुरू की, गोल्ड क्रेस्ट बेचा, राया बेचा और राविन रोड पे प्रॉपर्टीज बेची। जो 3 मिलियन का अपार्टमेंट बेचा था इस वक्त 6 to 7 मिलियन का है, और उसका रेंटल 30,000 रुपीज़ पर मंथ है, जिसमें 10 to 12% रेंटल ऑन द अमाउंट यू हैव इन्वेस्टेड, व्हिच इज नोवेयर इन द वर्ल्ड। 7-8%, दुबई में कभी 10% हुआ करता था। कैपिटल गेन्स आर अनमैचेबल, यू जस्ट डबल योर मनी विद इन 5 years एंड विद इन 10 years 3 to 4 का मल्टीपल है। गोल्ड क्रेस्ट में भी ऐसा हुआ, राया में भी ऐसा हुआ, लोगों ने 15 करोड़ का प्लाजा खरीदा, कल 45 का घर 6 करोड़ का खरीदा तो 12 करोड़ का है। सो व्हेनेवर यू बाय अ प्रॉपर्टी, उस वक्त भी देयर वाज अ क्रंच इन द मार्केट जी, देयर वाज ड्यू टू कोविड कि जी कोविड अब तो पूरी दुनिया डूबी, क्या बनेगा। कोविड के बाद प्राइसेस डबल हो गई। सो अभी भी अगर देखा जाए तो इस वक्त जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ रही, जिस तरीके से इन्फ्लेशन है, डॉलर ऊपर जा रहा है, आप कहीं भी किसी डेवलपर से कोई चीज खरीदते हैं तो बेसिकली उस इन्फ्लेशन को आने वाली सेल से कवर कर रहा है। व्हेनेवर यू आर बाइंग एट द बेस्ट टाइम। अभी हमारे पास बहुत ऐसी प्रॉपर्टीज हैं कि आज अगर उस प्लॉट की एवेल्यूएशन की जाए और आज कंस्ट्रक्शन की जाए तो जिस प्राइस पे हम लोग बेच रहे हैं वो ब्रेक इवन भी नहीं करता, कॉस्ट भी। अच्छा, अभी बड़ा जबरदस्त चीजें आप बता रहे हैं, तो आई मस्ट से कि कुछ ऐसे सेमिनार्स, कुछ ऐसे आपको कुछ पब्लिक सर्विस मैसेज कुछ लोगों को इन्वॉल्व करना चाहिए ताकि उनको पता चले इतनी अमेजिंग ऑफर्स उनके लिए मौजूद हैं। इसके लिए ज़मीन.com अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ रहता है। हमारे एक तो ऑफिसेज लाहौर में अगर देखा जाए तो MM आलम रोड पे 2 हैं, मेन बुलवार्ड पे 3 हैं, और बाकी पूरे लाहौर में देखा जाए वी हैव 35 to 40 ऑफिसेज। साइट ऑफिसेज हैं जहां हमारे प्रोजेक्ट्स बने हैं, वहाँ ऑफिसेज हैं। तो उसका स्टेटस ये होता है कि वी हैव मोर देन अल्हम्दुलिल्लाह 5,000 पीपल ऑल ओवर पाकिस्तान वर्किंग विद ज़मीन.com।
We have presence in 38 cities and in many countries. सऊदीया में भी ऑफिस है, दुबई में भी ऑफिस है. So wherever you need an information, हम लोग सेमिनार्स भी करते हैं, कोचिंग भी करते हैं और 4-5 स्टार होटल्स में हर महीने पीसी में, निशात में, रामादा में हमारा कोई ना कोई फंक्शन हो रहा था where we welcome the people to have a cup of coffee with us and have high tea with their family and get all details under one roof. We show them the construction site on the TV and we have the drivers there which take the family on the site and show them what is the progress on the site. और हम उस जगह उनको ब्रोशर्स के ऊपर एक एक चीज़ ब्रीफ करते हैं, उनके प्राइसेस, कैपिटल गेन्स, रेंटल जीट्स, जितनी सेटिस्फेक्शन हो सकती है लोगों के बजट के हिसाब से उनको प्रॉपर्टीज ऑफर करते हैं. यानी आपके बजट के हिसाब से आपको एक प्रॉपर प्लान बता देते हैं और आपको बता देते हैं कि जी आपके लिए आगे चल के किस तरह से फ़ायदेमंद होगा. सो ये प्रॉपर्टी बिजनेस को आप आने वाले दिनों में लाहौर में कैसा देख रहे हैं? आपको बताऊं, देखिए पहले नॉर्मली ये होता था कि रियल एस्टेट में कि अगर बच्चे से मैट्रिक पास नहीं हुआ तो वालदैन कहते थे यार जब बेटे प्रॉपर्टी की दुकान में बैठ जाओ, कुछ तो कमा लोगे. अब अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीन.com इज कोचिंग द पीपल. वी हैव अ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एज वेल वेयर द पीपल कम. वी टीच देम द प्रॉपर्टी कि प्रॉपर्टी है क्या. और लम से, LSE से, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब से, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से आजकल लड़के हमारे पास आ रहे हैं, लड़कियाँ आ रही हैं और ट्रेनिंग के बाद दे आर अर्निंग अ लॉट. दे आर मेकिंग सम गुड मनी फॉर देमसेल्व्स, फॉर देयर फैमिली. उनको एडजस्ट कर रही हैं बिकॉज दे नो दे कैन टेल द पीपल इन अ प्रॉपर मैनर. इंटरनेशनली भी आप देखें, दुबई में देखें, इंग्लैंड में देखें, तो वहाँ पढ़े लिखे लोग ये काम करते हैं. चार्टर्ड अकाउंटेंट से बैठ के फिजिबिलिटीज बनाते हैं. तो हमारे माशाल्लाह जो डायरेक्टर्स इस लेवल के या एक्सपीरियंस इस लेवल के होते हैं कि पूरी फिजिबिलिटी बना के दे रहे होते हैं डेवलपर्स को कि आप ये प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आपका क्या फायदा है. और एंड यूजर को बता रहे होते हैं कि आज आप ये प्रॉपर्टी ले लें कि तो पिछले 5 से 10 साल में क्या क्या कैपिटल गेन्स आए हैं. लोगों को स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पूरा ब्रीफिंग देते हैं कि वहाँ आप प्रॉपर्टी क्यों खरीदें और वाइज रीजन कि हम आपको रिकमेंड कर सकते हैं कि आप जरूर विजिट करें ज़मीन.com कि आपको इतनी डिटेल में बता दिया जाता है कि आपको आने वाले वक्त में इसका किस तरह से फ़ायदा पहुंचेगा और आपकी प्रॉपर्टी जो आप अभी इतने में ख़रीद रहे हैं वो आने वाले टाइम में कैसे स्टैंड करेगी. सो हम अपार्टमेंट्स की बात कर रहे हैं. अक्सर मैंने लोगों को सुना, अब ट्रेंड तो ये जा रहा है लेकिन लोग कहते हैं कि अगर ज़मीन नज़र आ रही होगी तो उनके लिए जो है वो सिक्योरिटी भी होगी और उनको पता होगा. ये अपार्टमेंट्स वाला कॉन्सेप्ट जो है मैं चाहूँगी कि लोगों को आप थोड़ा सा समझाएं कि उनके लिए कैसे बेहतर हो सकता है. जी, इसमें बता दी हम 2-3 चीज़ों को देख रहे होते हैं. हम लोग नॉर्मली G+2 की बिल्डिंग्स लेके आते थे. एक बंदा 5 मरले का प्लॉट लेगा तो उसमें सिंगल स्टोरी या डबल स्टोरी घर बनाएगा. वी कम विद द आइडिया दैट रादर देन डूइंग दैट व्हाट वी गो विद द G+2 बिल्डिंग. उसी 5 मरले के प्लॉट के ऊपर 3 डिफरेंट फ्लोर्स बनाए, 2 बेडरूम, 2 बेडरूम, 2 बेडरूम, और तीनों को अलग डिफरेंट एंड यूजर्स को बेचे और उस लैंड की रजिस्ट्री तीनों के नाम प्रोपोर्शनली डिवाइड हो जाए, वो तीनों उस जमीन का मालिक हों. सो दैट यू आर लिविंग इन योर ओन हाउस रादर देन इफ यू डोंट नीड अ बिगर वन, यू नीड अ 2 बेडरूम डाइनिंग लाउंज किचन, यू टेक 1 फ्लोर. सो वो जब हम उसको तीनों पे डिवाइड करते हैं रादर देन स्पेंडिंग 20 मिलियन बाय वन गाय, वो हम तीनों में डिवाइड करते हैं तो 6 to 7 मिलियन कॉस्ट आ जाती है. 60 से 70 लाख में 2 बेडरूम का फुली फिनिश्ड अपार्टमेंट आपको मिल जाता है. इसी तरह से जब हम बड़ी बिल्डिंग में जाते हैं, कोई 4 कनाल या 8 कनाल के ऊपर G+10, 15, 20 का टावर बनता है, उस पर भी प्रोपोर्शनली जब रजिस्ट्री होती है टोटल लैंड की ऑनरशिप के अंदर, आप सपोज अगर 100 अपार्टमेंट्स बनाए हैं तो उनके अंदर अकॉर्डिंग टू द साइजेस उसकी ऑनरशिप दी जाती है उसकी रजिस्ट्री में. तो अल्लाह ना करे कि कल को कुछ हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए तो यू आर वो लैंड इतना अप्रिशिएट हो गया होगा कि आप वहाँ से कवर हो जाए. सही. अच्छा जी, मुझे ये बता दें, महंगाई बहुत ज़्यादा है. सो अपना घर बनाना आज एकदम से किसी के लिए तो बहुत मुश्किल है. सो मैक्सिमम मिनिमम आपके पास कितने पैसे हों तो आपको ये डिसीजन ले लेना चाहिए कि अब आपको इन्वेस्ट करना है और लीज चाहे आप देते रहे, आपको अपना बजट कितना रखना है एक घर खरीदने के लिए? देखिए, हर बंदे की बजट अपनी वो डिपेंड करते हैं ऑन द सैलरीज. जैसे पाकिस्तान में 50,000 to 100,000 के दरमियान जो सैलरीज है लोगों की, वो अपनी सेविंग्स देखते हैं कि हम महीने का 15-20,000 25,000 रुपये निकाल सकते हैं. तो हमारे पास डार्विन रोड पे जैसे आपको आइकॉन ग्रुप बताया, जे हाइट्स है, जनास केयर अपार्टमेंट्स हैं, इस तरह अमाना नूर है. वी हैव अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट्स जिनके अंदर बजट आपकी जो इंस्टॉलमेंट हो 15,000 से लेकर 30,000 के दरमियान और 5 से 10 साल का प्लान है. तो वो तो उन लोगों के लिए बड़ा है. कुछ लोग कहते हैं नहीं हमने इधर साइड पर नहीं जाना, हमें गुलबर्ग चाहिए, सेंट्रल बिजनेस है, CBD एरिया चाहिए. CBD एरिया में हमारे पास 6 से 7 प्रोजेक्ट्स हैं, हमारे पास होटल अपार्टमेंट्स हैं. ये एक बड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है होटल अपार्टमेंट्स का. ये भी मैं ब्रीफ करता हूँ. एक तो लिविंग के लिए आप अपार्टमेंट्स ले रहे हैं, यू हैव मनी एंड इफ यू पुट इट इन द बैंक यू गेट 12 to 13% एज अ मार्कअप. सूद है, लोग पसंद नहीं करते. वही जब आप लगाते हैं किसी होटल अपार्टमेंट में कोई अपार्टमेंट खरीदते हैं तो यू गेट 10 to 12% गारंटीड रेंटल वंस यू पे द
amount of that property, and on completion of the building you get 30 vouchers to stay in a hotel room. ये हमारे एक्सपर्ट्स को बहुत सूट करता है। और जो लाहौर के बाहर के, सपोज इफ यू आर इन मुल्तान, डीजी खान, भावलपुर, आप कभी कभी लाहौर आते हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो यू बाय अ होटल रूम, यू गेट अ guaranteed rental on that, and whenever you come to Lahore you have 30 vouchers। जैसे एक्सपर्ट्स आते हैं, छोटी ईद, बड़ी ईद, न्यू ईयर, they can live in their own hotel room without paying even a single penny। 30 free vouchers। जब हम इसके बाद इसके पूरी कैलकुलेशन करते हैं तो तकरीबन 15-16% तक आपका बन जाता है वंस यू उनकी वॉचेस की आप कैश वैल्यू लगाएं। एक तो ये हमारे पास इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है। फिर हम वी कम विद द कमर्शियल बिल्डिंग्स, नीचे आपके शॉपिंग मॉल्स हैं, ऊपर अपार्टमेंट्स हैं। लोग बड़ा पसंद करते हैं, जैसे हमने गोल्ड क्रस्ट बेचा तो ऊपर आपका शॉपिंग मॉल है, नीचे आपका क्लब है, जिम है, सिनेमा है, स्विमिंग पूल है, स्वाना है, फिर उसके बाद आपका फूड कोर्ट है और शॉपिंग मॉल है और अल्फते स्टोर है। वन ऑफ द बिगेस्ट 72,000 स्क्वायर फीट, इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन DHA। सो लोगों को तकरीबन जिन्होंने बाइंग की थी प्राइसेस डबल हो गई है। अब लोगों को ऐसी लिविंग चाहिए जिसके अंदर कन्वीनियंस हो। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू गो बैक टू होम, चेंज योर क्लोथ्स एंड लीव फॉर द जिम। इट्स वेरी इजी, यू जस्ट गो डाउन, यू यूज द जिम, यू कम अप, यू गो डाउन, यू डू द ग्रोसरी, यू कम अप। सो आजकल हम जितनी भी बिल्डिंग्स में लेके आ रहे हैं, कंफर्ट को लेके आ रहे हैं, लोगों की इजीनेस को लेके आ रहे हैं। सो वी हैव अ लॉट ऑफ वैरायटी अकॉर्डिंग टू द पॉकेट ऑफ द पीपल, देयर इन्वेस्टमेंट प्लान्स, वेदर दे वांट टू हैव रेंटल रिटर्न्स और वेदर दे वांट टू लिव देयर। हाँ, और इतनी अच्छी ऑप्शन और बेहतरीन लाइफस्टाइल के साथ ये सब आइडियाज़ अवेलेबल हैं ज़मीन.com। अगर आप मज़ीद डिटेल्स जानना चाह रहे हैं तो जैसे कि बताएं काफ़ी सारे ऑफिस मौजूद हैं, आप विजिट कर सकते हैं। मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को? मैसेज ये करना चाहूँगा जी, आजकल नो डाउट इट्स वेरी डिफिकल्ट, ग्लोबल क्रंच है, इंटरनेशनल क्रंच है। जो भी समझदार आदमी, जैसे हमारे बुजुर्गों ने भी अच्छा किया कि अच्छे वक्तों में प्रॉपर्टीज़ ले ली, आज हम उसकी रेंटल डील्स को एंजॉय कर रहे हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, आने वाली पौध के लिए, आपके लिए सेविंग करना बहुत ज़रूरी है। सेविंग एटीट्यूड में बेस्ट चीज़ यही है कि यू शुड इन्वेस्ट समथिंग इन द रियल एस्टेट फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर किड्स फ्यूचर, फॉर योर फैमिली फ्यूचर। और आई थिंक कि वरना पैसे यूज हो जाते हैं, पता नहीं चलता। तो इट इज़ गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत सारे पैसे नहीं, आप कम पैसों में भी किस तरह से कुछ खरीद सकते हैं ये भी हमने आपको गाइड कर दिया आज के इस सेगमेंट पे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम लेंगे एक ब्रेक, ज्वाइन करेंगे आपको इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम के सिलसिले में हम बात करने वाले हैं ड्राई फ्रूट की आफादियत आपके लिए क्या है, और आफादियत की तो बात करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं भी उन्हीं लोगों में शामिल हूँ जो ड्राई फ्रूट खाना शुरू होते हैं तो बस फिर रुका नहीं जाता। सो कितनी क्वांटिटी आपके लिए हर रोज़ होनी चाहिए? हमें लगता है कि शायद इससे वेट गेन नहीं होता है। थोड़े से ड्राई फ्रूट हैं, अगर हम मिक्स खाते रहेंगे और 1 घंटा खाते रहेंगे तो इससे क्या है जी, ये तो वेट गेन होता ही नहीं। लेकिन अगर वेट कॉन्शियस लोग इसका कितना इस्तेमाल करना चाहिए, बच्चों के लिए, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ के पेशेंट को कितना इस्तेमाल करना चाहिए, आज के शो में हम आपको बताएंगे। माहिर ग़िज़ायात आयशा नासिर ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम आयशा। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा आयशा, अब सर्दियाँ आ रही हैं और बल्कि ऑलमोस्ट हम देख रहे हैं काफ़ी मौसम तब्दील हो गया है, तो ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल लोगों ने शुरू कर दिया है। मुझे सबसे पहले इनकी ग़िज़ाई अहमियत बता दें, कम ज़्यादा पे तो बाद में आएंगे। अगर हम नट्स की बात करें इनमें से, तो नट्स फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है, आयरन और कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है। इसके अलावा हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बड़ा होता है उन्हें नट्स, अब नट्स में क्या आता है, बादाम, काजू, पिस्ता, अखरोट, जो हमारे पीनट्स आ जाते हैं या चिलगोज़े, पाइनट्स वगैरह आ जाते हैं, वो नट्स के अंदर आते हैं। नट्स जो हैं वो कोलेस्ट्रॉल के लिए, शुगर की मैनेजमेंट और शुगर को रेगुलेट करने के लिए बहुत अच्छे हैं। ब्लड प्रेशर में भी हेल्प करते हैं अगर तरीके से लिए जाएं। उसका तरीका क्या होगा वो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। इसके अलावा जो बॉडी के अंदर जहरीला मवाद है, ये उसको फ्लश आउट करने में भी हेल्प करते हैं और हमें इन अ लॉन्गर रन बहुत सारी बीमारियों से बचाते हैं। कुछ लोग डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, दूध से एलर्जी होती है, दूध की इंटॉलरेंस होती है, या PCOS के मसले की वजह से कुछ लोगों को दूध मना किया जाता है। तो नट्स कैल्शियम का ऑल्टरनेटिव सोर्स हैं। अगर आप किसी भी वजह से दूध इस्तेमाल नहीं कर सकते, या जैसे आजकल का दौर है हमें ट्रस्ट ही नहीं है कि ये जो दूध हम पी रहे हैं ये खालिस दूध भी है या नहीं, उस केस में नट्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। आप नट्स का इस्तेमाल करें, वो भी कैल्शियम का ऑल्टरनेटिव सोर्स के अंदर आ जाते हैं। जहाँ तक बात है ड्राई फ्रूट की, अब ड्राई फ्रूट में क्या आ जाता है, खुश्क खुबानी, खुश्क आलू बुखारा, मेवे, किशमिश जिन्हें हम कहते हैं, ये सारा कुछ जो है, या प्रून्स जो है, ये सारा कुछ जो है वो ड्राई फ्रूट के अंदर आ जाता है। ड्राई फ्रूट्स आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है। अगर आपको
आयरन डेफिशिएंसी है, जैसे बच्चों में अक्सर रहती है, तो सुबह उठ के निहार मुँह 2 इंजीर या 2 खजूर या 12 किशमिश का इस्तेमाल करेंगे, आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है। फिर ये डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, अगर किसी बच्चे को कब्ज़ का मसला है तो उसको 2 इंजीर रात को पानी में भिगो कर दे दें, सुबह उठ के वो इंजीर भी खानी है और 1-2 घूंट वो पानी भी ज़रूर इस्तेमाल कर लेना है। ये डाइजेशन को स्मूथ कर देते हैं। ये सिर्फ कॉन्स्टिपेशन के लिए नहीं अच्छे, मगर अगर डाइजेस्टिव कोई और भी इशू चल रहा है, जैसे आपकी स्लो डाइजेशन है, आपको शक होता है, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है, ये उसमें भी आपको कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं। और हम सिर्फ और सिर्फ इंजीर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इंजीर के अलावा किशमिश बहुत अच्छे हैं, खजूर बहुत अच्छी है। कुछ लोग इंजीर भिगो के नहीं खा सकते, उन्हें उसका टेस्ट पसंद नहीं आता, उन्हें उसका टेक्सचर पसंद नहीं आता, उस केस में किशमिश अच्छा ऑल्टरनेटिव है। आप 12 किशमिश रात को आधा कप पानी में भिगो के रख दें, सुबह उठ के वो किशमिश भी खा लेना और वो पानी भी पी लेना है। अगर आप किशमिश भी नहीं ले सकते, आप इंजीर भी नहीं ले सकते, तो 2 खजूरें नीम गर्म पानी के साथ वैसे ले लें, दोनों खजूरें चबा के खा लें और उसके ऊपर से नीम गर्म पानी 1-1 घूंट करके इस्तेमाल कर लिया जाए, तो ये आपको आयरन भी देंगे और ये डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे हैं। ये कोलेस्ट्रॉल की मैनेजमेंट के लिए भी ड्राई फ्रूट यानी इंजीर, खजूर, ये सारा कुछ कोलेस्ट्रॉल के मैनेजमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है और ब्लड प्रेशर के लिए भी बहुत अच्छा। सही। अब आ जी क्वांटिटी पर। सबसे पहले एक बिल्कुल सेहतमंद इंसान को ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल किस टाइम करना है? नॉर्मली हम रात को बेड पे जब बैठते हैं, खाना शाना खा के अच्छी तरह, उसके बाद ड्राई फ्रूट खाना शुरू कर देते हैं। सो बेस्ट टाइम और क्वांटिटी। अच्छा, ड्राई फ्रूट की अगर हम बात करते हैं, नट्स की नहीं, ड्राई फ्रूट यानी इंजीर वगैरह, तो सुबह उठते साथ ही जैसे मैंने बताया एम्प्टी स्टमक के बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, आपको बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स देगा, बहुत सारी बीमारियों से बचा के रखेगा। क्वांटिटी 2 टेबल स्पून से ज़्यादा नहीं लेना। 2 खाने के चम्मच में जितने किशमिश आते हैं, 1 खजूर 1 चम्मच में आ जाती है, तो 2 खजूरें, 2 इंजीर, 2 टेबल स्पून के अंदर जितने आपके ये प्रून्स वगैरह आ जाते हैं, खुशकुबानी वगैरह आ जाती है, 2 से 3 ही आते हैं, उतना इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, और स्पेशली जो सबसे बुरा टाइम होता है वो बेड टाइम होता है, जिस पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसके बाद आपने एक तो मीठा, वो दांतों के लिए अच्छा नहीं है, दूसरा वैसे ही इतनी कैलोरीज आपने कहाँ पे बर्न करनी है, रात को आयरन की एब्जॉर्प्शन वैसे स्लो हुई होती है बॉडी के अंदर, वैसे ही बॉडी डाइजेस्ट स्लो कर रही होती है, ऊपर से आप इतनी कैलोरीज लेकर सो गए हैं। एम्प्टी स्टमक इनका इस्तेमाल करें। जहाँ तक बात है ड्राई नट्स की, जैसे बादाम, अखरोट वगैरह, तो वो शाम को 4-5 बजे या 10 से 11 बजे दिन में आप एज अ स्नैक इस्तेमाल कर सकते हैं। उनकी क्वांटिटी है हैंडफुल, हर एक के रिक्वायरमेंट उसके हाथ के बराबर है। जैसे पेशेंट्स आएंगे, उनकी हाइट 6'4" होगी, वो कहेंगे डॉक्टर साहब हमारा तो हाथ में इतने ज़्यादा आ जाएंगे। भैया आपकी रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा है ना, आपकी माशाल्लाह, अगर आपकी हाइट अच्छी है तो आपकी रिक्वायरमेंट भी उसके हिसाब से ज़्यादा है। तो एक मुट्ठी ऐसे नहीं बंद करनी है कि ये दोनों नहीं, ना तो ये मुट्ठी ऐसे है, पंजा नहीं है, ये ऐसे मुट्ठी बंद करके आसानी से जितने नट्स आ जाते हैं वो आप एक दिन में खा सकते हैं। इसमें कोई 12 से 15 ही पीनट्स आते हैं, जैसे बहुत सारे लोग, हम में से बहुत सारे लोग 25-30 पीनट्स खा जाते हैं, ये अलाउड नहीं है। अच्छा, पीनट्स अगर हम वो उसका वो छिलका उतार के इस्तेमाल कर लेंगे तो वो ज्यादा आ जाएंगी। हाँ, वही 12 से 15 आएंगे ना, ठीक है, वही 12 से 15 आएंगे, वो वरना तो 2 से 3 आएंगे। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। सो अब मुझे बता दें, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज जो हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जी गर्म होते हैं ये ड्राई फ्रूट, आप बादाम खा लें, पिस्ता खा लें, फिर काजू, ये चीज़ें, अखरोट कहा जाता है बहुत गर्म होते हैं। सो क्या हाई ब्लड प्रेशर के, हार्ट के पेशेंट, डायबिटीज़ के पेशेंट, उनको इस्तेमाल नहीं करना? ठंडा गरम मेडिकल में एग्जिस्ट नहीं करना। हाँ, और ये तो अना को पता भी है, बस अना हमारे नॉलेज के लिए कह देती हैं, क्योंकि हर दूसरा बंदा ये बार-बार चीज़ रिपीट करता है ना। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अगर मैं 1 किलो अना, मेरे अपने साथ, मैं डाइटिशियन हूँ, मेरे अपने साथ ये हादसा हो चुका है कि मैंने ना एक दिन अंदाजे से नट्स प्लेट में डाले और साथ मैंने पकड़ी ब्लैक कॉफ़ी, भूख लगी थी, मैंने कहा चलो एज अ स्नैक इसको इस्तेमाल कर लेती हूँ। वैसे कॉफ़ी और नट्स का इकट्ठे कॉम्बिनेशन नहीं करना चाहिए, बस उस दिन ऐसे ही मैंने सोचा मैं इसको करके देखती हूँ, मेरी इतने सर में दर्द, क्योंकि बीपी हाई हो गया उसी वक्त। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। सोडियम इसके अंदर होता है, ऊपर से जो हमारे यहाँ यूजली नट्स मिलते हैं वो सॉल्टेड होते हैं, उस पर नमक डाला होता है, जैसे पीनट्स के जो पैकेट्स मिलते हैं वो सारे सॉल्टेड हैं। सॉल्टेड नट्स तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने, वो एक आम बंदे को भी ब्लड प्रेशर कर सकते हैं। और जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा मूंगफली इस्तेमाल कर लें, अखरोट इस्तेमाल कर लें,
जाहिर है वो साइड इफ़ेक्ट्स देगा। Exactly. एक्सेस में इस्तेमाल करेंगे तो साइड इफ़ेक्ट्स है, क्वांटिटी में रह के सही टाइम पे इस्तेमाल करेंगे तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। भाई पहले ही आपने नमक वाला खाना खाया है, दोपहर का खाना, उसके ऊपर से आपने नट्स खा लिए तो ब्लड प्रेशर तो बढ़ेगा। रात का खाना खा के ऊपर से 1 किलो नट्स खा लिए तो ब्लड प्रेशर तो बढ़ेगा। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं अगर आप गर्म दूध पी के सो जाएं तो फिर आप जितना मर्जी नट्स खा लें कोई उसका नुकसान नहीं है। नहीं, गर्म दूध पी के अगर आप सोते हैं तो उससे तो वैसे ही आपका वेट बढ़ने लग जाता है, बिकॉज इतनी लैक्टोज कहाँ हम हजम कर सकते हैं। दूध को भी नाश्ते में जैसे सीरियल के तौर पे या दलिया के तौर पे इस्तेमाल करना चाहिए अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं। अगर वैसे आपको नींद का प्रॉब्लम है तो आप दूध पी के सो सकते हैं अगर वेट कॉन्शियस नहीं है आप। जहाँ तक बात है दूध नट्स की एब्जॉर्प्शन रोक देता है, अस्तगफार ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। और अगर हम इसकी बात कर ही रहे हैं दूध और नट्स की, पहली बात दूध और नट्स ये नहीं होगा कि आप ले सकते हैं, लेकिन ये नहीं होगा कि दूध अगर आप पी रहे हैं तो नट्स की एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही या नट्स से बीपी हाई नहीं होगा। होगा दूध के अंदर लोग नट्स ब्लेंड करके लेते हैं, वो नहीं करना। जब आप ब्लेंड करते हो ना इसे, जैसे मिल्क शेक नॉर्मली बच्चों को कर देती हैं मदर्स, जब क्योंकि बच्चे स्वॉलो नहीं कर सकते, उसको सही से चबा नहीं सकते, वहाँ पे बच्चे के गले में जैसे बादाम फंस गया तो उस केस में मसला हो सकता है। अगर हम बड़ों की बात करें, जैसे सुबह उठ के जी मिल्क शेक पीने का दिल कर रहा है उसी में नट्स डाल दिए, ये गलत है। गर्मी हो सर्दी हो नट्स को कभी भी ब्लेंड नहीं करना। जैसे रोगने बादाम होता है ना, ये ब्लेंडर के ब्लेड्स पे लग के खराब हो जाता है। अगर आपने नट्स की सही अफादियत लेनी है तो ना तो इनको पीसना है, जैसे हम खीर के ऊपर पीस के डाल देते हैं, आधा जो ऑयल है वो चट्टू वट्टे पे लग के ज़ाया हो गया। तो नट्स को हमेशा चबा कर खाएं, दूध के अंदर ब्लेंड करके कभी भी। ये जैसे हम वो बादामों को और सरदाई जो इस तरह उसको प्रोनाउंस किया जाता है, तो इसका इस्तेमाल जो है ये बिल्कुल फ़ायदेमंद नहीं है। नट्स को हमेशा आपने वैसे चबा कर खाना। सही। अच्छा जी, हार्ट पेशेंट, डायबिटीज़ के पेशेंट, इनको ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करना है या नहीं करना? हार्ट पेशेंट तो ज़रूर इस्तेमाल करें, और अगर हार्ट पेशेंट को ब्लड प्रेशर का भी मसला है तो सेफेस्ट तरीका ये है 7 बादाम छिलका उतार कर निहारमू इस्तेमाल कर लिए जाएँ। हार्ट हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छे हैं। ब्लड प्रेशर का पेशेंट भी इसको इस्तेमाल कर सकता है, क्वांटिटी में रहकर इस्तेमाल करें, स्नैक के तौर पे या एम्प्टी स्टमक इसका इस्तेमाल किया जाए। हार्ट हेल्थ का सबसे अच्छा जो, अगर आपको हार्ट का कोई मसला है तो उसके लिए जो सबसे अच्छी चीज़ आती है वो नट्स ही आते हैं, लेकिन निहारमू फिर इसको इस्तेमाल किया जाए, आम बंदा इसको स्नैक में। सही। बच्चों के लिए मैंने हमेशा सुना है निहारमू अगर सुबह उठ के 7 बादाम वो छिलका उतार के ले लें तो जहन भी तेज़ होता है, आंखें भी, अब जो उनकी बिनाई है वो भी अच्छी रहती है। क्या ये वाकई? ये बिल्कुल सच है। अगर आप उठते साथ ही बच्चों को न्यूट्रासूटिकल यानी निहारमू ओमेगा 3 देंगे तो बच्चा जो है वो आगे निकलेगा दिमागी तौर पे। तो उसमें बादाम भी आ सकते हैं, अखरोट भी आ सकते हैं, 3-4 पिस्ते भी आ सकते हैं। बच्चे की मुट्ठी में जितने नट्स आसानी से आते हैं, आप बच्चे को उठते साथ ही वो नट्स दे दें, ना सिर्फ उनकी आंखें तेज़ होंगी, उनका दिमाग भी तेज़ होगा। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में ये हेल्प करता है। मैसेज क्या देना चाहिए? ये कि ज़रूर इस्तेमाल करें नट्स को, ड्राई फ्रूट को, लेकिन एक हद में रहकर इस्तेमाल करें ताकि आपको इसके अफादियत हो और आपको इसको साइड इफ़ेक्ट्स ना भुगतने पड़े, आपको नट्स की वजह से हॉस्पिटल ब्लड प्रेशर लेकर ना जाए। और मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि कुछ भी खाएं वो अपने मुताबिक खाएं, जितना आप आसानी से खा सकते हैं ताकि आप उसको ज़्यादा देर के लिए इंजॉय कर सकें। सो हमेशा ज़रूरत से ज़्यादा खा के बीमार होने से बेहतर है कि कम खाएं और ज़्यादा देर तक खाएं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।